नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी है मास्टरनी बहू। कहानी को अंत तक पढ़ें। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। राशि रात में पानी लेने के लिए उठी तो माँ पापा के कमरे से आती आवाज़ सुनकर ठिठक गई। उसे उत्सुकता हुई कि इस समय माँ पापा क्या बातें कर रहे होंगे। दरवाजे के पास गई तो पापा की आवाज़ सुनाई दी, अरे दरवाज़ा तो बंद कर दो और पास तो आओ। तुम्हें पता तो है मैं जब तक तुम्हारा हाथ ना पकड़ूं मुझे नींद नहीं आती। हटो भी, थोड़ी तो शर्म कर लो। बगल के कमरे में बेटा बहू हैं, क्या सोचेंगे वो। ये माँ की आवाज़ थी। सोचना क्या है भाई, पति पत्नी हैं हम दोनों। क्या हम एक साथ अपने कमरे में कुछ निजी क्षण नहीं बिता सकते। पापा की खींची हुई सी आवाज़ सुनाई दी, हाँ हाँ तुम्हें तो हर समय निजी क्षण ही चाहिए होते हैं। माँ मानो उनका हाथ झटकते हुए बोली, चुपचाप सो जाओ। एक किनारे होकर राशि धीरे से दरवाजे से हट गई, लेकिन वो कुछ सोच में पड़ गई थी। राशि महाविद्यालय में मनोविज्ञान की व्याख्याता थी और उसका पति निखिल बैंक में नौकरी करता था। जब निखिल का ट्रांसफ़र हुआ तो राशि ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। लगभग 6 महीने पहले ही वो लोग इस शहर में यानी राशि की ससुराल में रहने आए थे। आते ही राशि यहाँ के एक कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाने लग गई थी। राशि के ससुराल में एक जेठ जी और उनकी पत्नी जो अमेरिका में ही सेटल थे, और सास ससुर निर्मला जी और वीरेन जी थे। बहुत ही सुलझे हुए और खुशमिजाज वीरेन जी रिटायर हो चुके थे, पर उम्र के इस दौर में भी पत्नी के सामने प्रणय निवेदन करने से नहीं चूके थे। उसकी और निखिल की शादी को 3 साल हो चुके थे, पर राशि को पहली बार अपने सास ससुर के साथ रहने का मौका मिला था। राशि बहुत प्यारी लड़की थी और निर्मला जी की भी आदत नहीं थी अनावश्यक किसी के जीवन में दखलंदाजी करने की। इसीलिए 6 महीने में ही वो उनसे घुल मिल गई थी। उसने महसूस किया था कि हमेशा हंसने गुनगुनाने वाले पापा थोड़े अनमने से रहने लग गए थे, पर आज उनके बीच का वार्तालाप सुनकर राशि को वजह समझ आ गई थी। लोग कहते हैं सास ससुर के आने से बेटे बहू की आज़ादी में खलल पड़ता है, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। उन लोगों ने सास ससुर की आज़ादी छीन ली थी। इस बारे में तो कुछ करना ही पड़ेगा, राशि ने मन में तय कर लिया था। अगले दिन उसने जब निखिल से इस बारे में बात की तो वो उल्टा उस पर ही नाराज हो गया। पागल हो गई हो क्या तुम। माँ पापा के कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। वैसे भी क्या कहना चाहती हो तुम कि इस उम्र में उनको रोमांस सूझ रहा है। कुछ तो सोच लो यार। बोलने से पहले कहता हुआ निखिल बाथरूम की ओर बढ़ा। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, माँ पापा को भी कुछ एकांत देना पड़ेगा और उन्हें ये एहसास कराना पड़ेगा कि ये एकांत उनका हक है। माँ जबरदस्ती अपने आप को पापा से दूर कर रही हैं। राशि झुंझला कर बोली, माँ पापा को एकांत नहीं, तुम्हें दिमाग का डॉक्टर चाहिए जो यह उल्टी सीधी बातें कर रही हो। निखिल की बात सुनकर राशि ने सिर पकड़ लिया। लगता है इन दोनों माँ बेटे का इलाज एक साथ करना पड़ेगा। निर्मला देवी स्वयं को घर के कामकाज में उलझाए रखती थीं। वीरेन जी उनके पास बैठने का या उनसे बातें करने का प्रयास करते तो वो यूं पल्लू छुड़ाकर भागती जैसे कुछ चोरी करने जा रही हों। राशि अपने ससुर वीरेन जी की और अपनी सासू माँ निर्मला जी की मनोदशा भली भांति समझ रही थी। वीरेन जी पत्नी के सानिध्य को तरस रहे थे और निर्मला जी थी कि उन्होंने जबरदस्ती अपने आप को बंधनों में बांध लिया था। पता नहीं किस किस्म की झिझक आ गई थी उनके मन में। राशि सब देख समझ रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था कि जो चीज़ उसे दिखती है वो निखिल को क्यों नहीं दिखती। पर शायद एक पुरुष अपने प्रौढ़ हो चुके माँ बाप को प्रेमी युगल के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकता। राशि को समस्या तो समझ आ रही थी, पर उसका हल कैसे निकाले ये वो भी नहीं समझ पा रही थी। निर्मला जी से सीधे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जब वो अपने पति की बात नहीं समझ पा रही थी तो बहू की क्या समझेंगी। इन्हीं सब विचारों में खोई हुई राशि एक दिन अपनी क्लास लेकर बाहर निकली तो अपनी विभागाध्यक्ष से टकरा गई। उनको देखकर राशि के मन में एक विचार आया और उसने अपनी दुविधा उनके सामने रखी।
उन्होंने राशि की समस्या को ध्यान से सुना और उत्तर दिया। प्रौढ़ावस्था में भी किशोरावस्था की तरह कई मानसिक और शारीरिक बदलाव होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छाओं को ही नहीं समझ पाता। ऐसे में उसकी काउंसलिंग करनी आवश्यक हो जाती है। इतना कहकर उन्होंने राशि को अपनी अलमारी से निकालकर एक किताब दी। उस किताब में इस विषय पर बहुत से लेख थे। घर जाकर राशि ने वो किताब जानबूझकर सेंटर टेबल पर रख दी। अगले दिन दोपहर को राशि कॉलेज से आई तो उसने माँ को किताब पढ़ते हुए पाया। उनके माथे पर सोच की गहरी लकीरें थीं। राशि के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। पहला पड़ाव तो पार हो गया था, अब दूसरे का प्रबंध करना था। 2 दिन बाद इतवार को टीवी पर आ रही बधाई हो फिल्म ने राशि को ये मौका मानव तस्तरी में सजा कर दिया। उस दिन राशि ने जानबूझकर खाना उसी समय लगाया जब टीवी पर पिक्चर आ रही थी। सबको पता था कि पिक्चर किस विषय पर है। निखिल ने कन्नी काटने की कोशिश की। आज मुझे बहुत काम है, कमरे में ही खाना लगा दो, लैपटॉप पर काम भी कर लूँगा। सासू माँ निर्मला जी ने अपना पत्ता फेंका। बहू, आज मैं खुल के उतार देती हूँ। लेकिन राशि भी अपनी धुन की पक्की थी। निखिल को किनारे ले जाकर बोली, तुम्हारे जैसे मूड मगज के लिए ही है यह पिक्चर। और सासू माँ को समझाया, मम्मी आप पिक्चर देखिए, बहुत अच्छी है, देखिएगा इसमें सास अपनी बहू का कैसे साथ देती है। थोड़ी आनाकानी के बाद सब बैठ गए। निसंदेह पिक्चर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे विषय पर थी, जिसमें प्रौढ़ावस्था में पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध हो सकता है कि नहीं, इसे बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया था। पूरे 2.5 घंटे की पिक्चर सबने बिना हिले देखी, क्योंकि हर व्यक्ति इस विषय से अपने आप को जोड़ पा रहा था। फिल्म खत्म होने के बाद निखिल ने राशि को आंखों ही आंखों में शाबाशी दी और सासू माँ निर्मला जी ने धीरे से उठते हुए अपने पति वीरेन जी से पूछा, चाय पिएंगे बालकनी में बैठकर। और इसके साथ ही वीरेन जी का चेहरा खिल गया। राशि भी मंद मंद मुस्कुराती हुई रसोई में बढ़ गई। बस अब एक आखिरी काम और, लेकिन ये काम निखिल के हाथों से होना चाहिए। अगले दिन निखिल ने अपने माँ पापा के हाथ में ट्रेन की 2 टिकट रखी तो वीरेन जी तो खुशी से झूम उठे, पर निर्मला जी अभी भी झिझक रही थीं। ये कौन उम्र है देहरादून घूमने की, अब तो तीर्थ यात्रा करने की उम्र है। क्या कह रही हैं माँ, ना तो तीर्थ यात्रा की कोई उम्र होती है और ना ही कहीं और घूमने जाने की। कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है। बस अब आप कमरे में चलो, आपकी तैयारी करवा देती हूँ। राशि कोई बहाना सुनने के मूड में नहीं थी। कमरे में आने के बाद निर्मला देवी ने झिझकते हुए राशि से कहा, तू क्यों कर रही है यह सब, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा तुम दोनों घर पर होगे और हम दोनों बूढ़े घूमने जाएंगे। आज निर्मला जी ने स्वयं बात शुरू की थी। अब राशि के पास मौका था। उसने उनको कंधों से पकड़कर बैठाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, माँ आप क्यों इतना सोचती हैं? अगर आप बूढ़ी हो गई हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने पति के साथ कुछ समय अकेले नहीं बिता सकती? क्या हो गया अगर हम घर पर हैं तो? जिस तरह मैं और निखिल पति पत्नी हैं, उसी तरह से आप और पापा भी तो पति पत्नी हो। कहाँ लिखा है कि बुढ़ापे में व्यक्ति की इच्छाएं मर जाती हैं, बल्कि इस उम्र में तो एक दूसरे का भावनात्मक साथ ही जीने की वजह बन जाती है। इसलिए कृपया हमारी वजह से आप पापा को कष्ट मत दो। उन्हें आपका साथ चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। इससे अतिरिक्त वह और कुछ नहीं चाहते। यह आप मुझसे भी बेहतर समझती हैं। निर्मला जी मंत्रमुग्ध सी राशि का चेहरा देख रही थी। धीरे से उसके गाल पर चपत लगाकर बोली, कहाँ से आता है यह सब तेरे दिमाग में? हंसते हुए राशि ने जवाब दिया, भूल गई माँ, मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ। और जाते जाते इतना और कह गई, अपनी वो कुर्तियाँ भी रख लीजिएगा माँ, जो आप हमारे आने से पहले पहनती थीं। जरूरी नहीं है कि हर समय साड़ी ही लपेटे रहें। और निर्मला देवी जी को हैरान छोड़कर राशि वहाँ से निकल गई। अपने कमरे में पहुँची तो निखिल प्यार से अपनी पत्नी को निहार रहा था। आ गई मनोविज्ञान की मास्टरनी जी, अब कुछ मेरा मनोविज्ञान भी समझो। शरारत से हंसता हुआ निखिल बोला।
क्यों नहीं, राशि भी तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए हंसी। 2 टिकटें और करवा लो, माँ पापा के आने के बाद हम घूमने जाएंगे। 1 हफ्ते की छुट्टियां आ रही हैं कॉलेज में। और उसकी खिलखिलाहट से निर्मला जी का घर चहक उठा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अपनी प्रतिक्रिया देकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।